हेलो बच्चों, मैं श्रीमती युमलता देवांगन अपने चैनल टीच इन हिंदी में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप लोग तो मीडिया वालों को तो जानते ही होंगे और उनके काम को भी जानते होंगे। उनका काम जगह जगह पर जाकर खबरें इकट्ठा करना और उसे टेलीविज़न के माध्यम से प्रसारित करना होता है। इनका काम अपने चैनल को लोकप्रिय बनाना होता है, जिसके लिए ये खबरों को अपने चैनल में ऐसा पेश करते हैं कि जब तक हम इनके द्वारा दिखाए गए खबरों को देख रहे होते हैं तब तक हम उन खबरों के जाल में ऐसे बन जाते हैं कि हमें अपनी जगह से उठने का मन ही नहीं करता। मीडिया कर्मियों की खबरों को प्रसारित करने के तरीकों पर आधारित कवि रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज कविता का अध्ययन करने वाले हैं। इस कविता में कवि ने उन मीडिया कर्मी के व्यवहार को दर्शाया है जो अपाहिज व्यक्तियों की असमर्थता और दीनता का व्यावसायिक लाभ उठाते हैं। इसमें कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो टीच इन हिंदी चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें व अपने क्लासमेट को भी शेयर करें। अब चलते हैं पाठ की ओर, जिसका शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज, जो रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित है। मैं आपको काव्यांश पढ़ाने से पहले रघुवीर सहाय जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। आप ध्यान देंगे। रघुवीर सहाय जी का जन्म लखनऊ में 1929 में हुआ था। इन्होंने बहुत सारी कविताओं की रचना की है, जिसमें सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसे जल्दी हंसो। इनका पत्रकारिता से भी संबंध था। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग और हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से भी इनका संबंध रहा। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इनका निधन दिल्ली में 1990 में हुआ। ये पेशे से पत्रकार थे, लेकिन पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को इन्होंने एक कहानीपन और नाटकीय वैभवपन दिया। इनकी शैली बातचीत की सहज शैली व प्रधान साहित्यकार है। ये इनका जीवन परिचय था। अब चलते हैं काव्यांश की ओर। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। दूरदर्शन का नाम देखते ही आप सब जान गए होंगे कि यहाँ पे दूरदर्शन चैनल के बारे में बताया गया है। कवि रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि दूरदर्शन चैनल वाले एक अपाहिज व्यक्ति को दूरदर्शन कक्ष में लाए हैं और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि हम मीडिया कर्मी सक्षम और ताकतवर हैं। समर्थ का मतलब होता है सक्षम और शक्तिवान का मतलब होता है ताकतवर, और दुर्बल शब्द दिया है, दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। कि हम मीडिया कर्मी सक्षम और ताकतवर हैं। हम एक कमजोर अपाहिज व्यक्ति, अपाहिज का मतलब होता है विकलांग, है ना, कि एक अपाहिज व्यक्ति को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उसका साक्षात्कार लेंगे। साक्षात्कार लेंगे मतलब उससे हम बातचीत करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, है ना। तो क्या प्रश्न पूछेंगे आगे देखते हैं। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। तो उससे ये प्रश्न कर रहे हैं कि आप क्या अपाहिज हैं, मतलब उसे सामने में देख रहे हैं, है ना, उसे पर्दे सामने ला दिए हैं और उसे ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आप विकलांग हैं? अगर आप विकलांग हैं तो क्यों हैं? और आपकी विकलांगता आपको कितना दुख देती है? देती तो होगी ना। इस तरह से उससे प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद जब वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता तो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता कैमरामैन को निर्देश देते हुए कहता है कि इसके विकलांगता को कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो इतना प्रश्न करने के बाद भी वो अपाहिज व्यक्ति कुछ भी नहीं कह पाता, है ना। तो उसे कार्यक्रम प्रस्तुत करता बार बार ये पूछ रहा है कि आपका दुख क्या है, आपको क्या तकलीफ है इस अपाहिजपन से, आप जल्दी बताइए। और वो जब नहीं बता पाता है, अपने दुख को बयान नहीं कर पाता है, तो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता अपने कैमरामैन से कहता है कि इसकी दिव्यांगता मतलब विकलांगता को कैमरे में बड़ा बड़ा करके दिखाओ, ताकि जो दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं वे इसके अपाहिजपन को जाने, इसके दुख तकलीफ को समझे। ऐसा करके वो कह रहा है। तो यहाँ पे कवि रघुवीर सहाय जी ये कह रहे हैं
कि ये दूरदर्शन चैनल वाले एक अपाहिज व्यक्ति को अपने कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहे हैं और उससे प्रश्न कर रहे हैं और उसके दुखों को कुरेद रहे हैं, तो इसका मूल उद्देश्य वास्तव में उस अपाहिज व्यक्ति के प्रति इनका सहानुभूति जताना ये नहीं है, बल्कि उसके दुखों को सार्वजनिक प्रदर्शन करके लोगों की करुणा और दया की भावनाओं को उसके प्रति जागृत करना और अपना स्वयं का व्यावसायिक लाभ उठाना है। अब अगले काव्यांश की ओर चलते हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। इस पद्य में कवि रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता अब अपाहिज व्यक्ति से ये प्रश्न कर रहा है, ये कह रहा है कि जरा सोचकर बताओ आप कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कि आप अपाहिज हो गए तो आप क्या महसूस करते हैं। इसके बाद भी वो कुछ जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसे उसकी विकलांगता की दुख है, लेकिन वो कैमरे के सामने कुछ नहीं कह पा रहा है ना। तो जब वो कुछ नहीं कह पाता है तो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता सामने दर्शक गण को दिखाने के लिए खुद इशारे से कि जब कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो उसके दुख तकलीफ क्या होती है, तो इस तरह से वो एक्टिंग करके दिखाता है ताकि उसका कार्यक्रम सफल हो। तो यहाँ पे कवि ने एक कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के घृणित उद्देश्य को स्पष्ट किया है कि एक कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता किसी विकलांग व्यक्ति से ऐसे प्रश्न करके उसकी अक्षमता को किस तरह से दर्शकगण को दिखा रहा है। उसके बाद अब आगे कहता है, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। अब इतना होने के बाद उसे फिर से दबाव डालते हुए कह रहे हैं कि जरा सोचकर बताइए, आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए, नहीं तो ये अवसर खो देंगे। यहाँ पे अवसर क्यों कहा है कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता ने, क्योंकि वो उस अपाहिज व्यक्ति से ये कहना चाह रहा है कि यहाँ टेलीविज़न पे आने के लिए हर किसी को मौका नहीं मिलता और आपको आज मौका मिला है, तो आप अपनी अपंगता से आपको कितनी दुख और तकलीफ है आज आप सबको दिखा दो, ताकि सभी लोग जाने कि जब कोई विकलांग होता है तो उसकी दुख कितनी होती है, उसकी स्थिति कैसी होती है। फिर आगे कहते हैं, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद भी वो विकलांग व्यक्ति कुछ भी नहीं कहता। तो अब कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता क्या कर रहा है कि उसे तो अपना कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना है, तो इसीलिए वह अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए सामने दर्शकगण को दिखाने के लिए बार बार वो ऐसा प्रश्न करता है उस विकलांग व्यक्ति से, ताकि वो रो दे, अपनी स्थिति को दिखाए सबके सामने। और वो दर्शकगणों से भी ये कह रहे हैं कि हम उसकी विकलांगता की ऐसी स्थिति आपके सामने दिखाएंगे कि आप भी रो पड़ोगे, उस चीज़ का हम इंतजार कर रहे हैं। इस तरह से कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता कहते हैं। यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम टीवी पे कभी मूवी या सीरियल देखते हैं, उसमें कुछ ऐसे सीन होते हैं जो भावुक पल होते हैं, तो उन भावुक पलों को देख के कभी कभी हम उस भावुक पल को देखते हुए हम खुद भी भावुक हो जाते हैं। इसलिए कैमरामैन यहाँ पे उस विकलांग व्यक्ति को रुलाना चाहता है ताकि उसको रोते हुए देख के सामने दर्शकगण भी रो पड़े, जिससे हमारा जो कार्यक्रम है, एक उद्देश्यपरक कार्यक्रम है, वो सफल हो जाए। अब चलते हैं अंतिम पद्य की ओर। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसके अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यहाँ पे कवि ने दूरदर्शन पर अपंग व्यक्ति के बड़े बड़े चित्र और प्रतिमाएं दिखाते हुए मीडिया कर्मियों की असंवेदनशीलता को दर्शाया है। इस पद में रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि दूरदर्शन कार्यक्रम का जो संचालक है वो पर्दे पर फूली हुई आँख की एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाना चाहता है। और फूली हुई आँख, किसकी फूली हुई आँख? ये फूली हुई आँख उसी विकलांग व्यक्ति की है जिससे बार जो प्रस्तुत करता है उसके निजी जीवन से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है
जिसका वो कुछ जवाब दे नहीं पा रहा है, ना ही अपने आँखों से रो पा रहा है, बल्कि उन सवालों से अंदर ही अंदर रो रहा है, जिससे उसकी आंखें फूली हुई दिखाई दे रही है। इसलिए इसी उसकी फूली आँख की तस्वीर को वो दर्शकों को बड़ा करके दिखाना चाहता है, और साथ में उसके होठों पर एक कसमसाहट का मतलब होता है बेचैनी, और उसके होठों की जो बेचैनी दिखाई दे रही है, किस चीज़ की बेचैनी, उसके विकलांग से वो दुखी है, उस पीड़ा की बेचैनी जो दिखाई दे रही है, उसे मौका पाते ही अब एक बहुत बड़ी तस्वीर के रूप में वो पर्दे पर दर्शकों को दिखाना चाहता है, और दर्शकों से ये कह रहा है कि आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, कि वो दर्शकों से ये कह रहे हैं कि इस तस्वीर को देखकर उस विकलांग की फूली हुई आंखें और उसके होठों पे जो उसकी पीड़ा की बेचैनी है, उसको देखकर आप भी उसके विकलांग होने की स्थिति के कारण उससे जो तकलीफ उसको हो रही है, उससे जो उसे दुखी वो हो रहा है, उसकी पीड़ा को आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। उसके बाद आगे है, एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। अब इतना करने के बाद भी विकलांग व्यक्ति के आंखों से आंसू नहीं निकल पाते, तब वो प्रस्तुत करता दर्शकों से कह रहा है कि हम एक और कोशिश कर रहे हैं, दर्शकगण आप धीरज रखिए और देखिए। किस चीज़ को देखने के लिए कह रहे हैं? कि हम दोनों एक संग रुलाने हैं, कि हम अब कुछ ही देर में आपको ऐसा चीज़ दिखाने वाले हैं कि जिससे ये जो अपाहिज व्यक्ति है वो और आप दर्शकगण दोनों के दोनों रो पड़ेंगे। ऐसा वो दर्शकों से कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी पीड़ा को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि कभी कभी हम भी कुछ सीरियल्स फिल्मों में देखते हैं कि जो कभी कभी उस ऐसे भावुक सीन आते हैं, भावुक सीन देख के हम भी भावुक हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। इसलिए हम कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता अपने कार्यक्रम को और रोचक और लोकप्रिय बनाने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि आप थोड़ा और धीरज रखिए, कि हम भी कुछ समय के बाद इस अपाहिज व्यक्ति और साथ में आपको भी रुला देंगे। अब आगे, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। वो विकलांग व्यक्ति को बहुत अपने प्रश्नों के द्वारा उसकी पीड़ा को कुरेद कर उसके आंखों से आंसू दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, जिसके कारण दर्शकगण भी उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाए, है ना। तो कार्यक्रम का जो प्रस्तुत करता है वो कैमरामैन से कह रहा है कि बस करो, अपना कैमरा बंद करो, क्योंकि हम जो चाहते थे, क्या चाहते थे कि दर्शकगण को उसकी पीड़ा को देख के रुलाना चाहते थे और इस विकलांग व्यक्ति को रुलाना चाहते थे, तो ऐसा नहीं हुआ। क्यों? यहाँ पे एक वाक्य कहा गया है, पर्दे पर वक्त की कीमत है, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेलीविज़न पे कोई भी कार्यक्रम दिखाया जाता है तो उसकी एक समय सीमा निर्धारित होती है, उसका समय समाप्त होने के बाद वो कार्यक्रम भी समाप्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हम इस कार्यक्रम को अब अधिक समय तक नहीं दिखा सकते, क्योंकि पर्दे पर भी हमारे वक्त की कीमत होती है। अब आगे कह रहे हैं, लेकिन हम खुश हैं। क्यों? क्योंकि हम जो अपना कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखा रहे थे, वो कार्यक्रम हमारा सफल हुआ। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक शब्द और कह दिया है कि बस थोड़ी ही कसर रह गई, लेकिन इस कार्यक्रम में थोड़ी ही कसर रह गई। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो उद्देश्य था कि इस अपाहिज व्यक्ति को भी रुलाना और उसके दुख को देखकर दर्शकगण भी रो पड़े, तो वो काम हमारा नहीं हो पाया, बस इतनी ही कसर बाकी रह गई, लेकिन हमारा कार्यक्रम सफल हुआ, धन्यवाद। तो इस तरह से ये कह रहे हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो मीडिया कर्मी है वो टेलीविज़न पे एक असहाय और अपंग व्यक्ति से प्रश्न पूछते समय ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं उसके निजी जीवन से कि उनको उसके विकलांग होने से कोई सहानुभूति या कोई दुख नहीं है, बल्कि वे अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और दर्शकगण में रोचकता और वो भी उनके प्रति भावुक हो जाए, ऐसा दिखाने के लिए वो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं।
बच्चों, आप लोग की इस पाठ की व्याख्या पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे लगता है आप लोग को व्याख्या बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। और किसी काव्यांश की व्याख्या अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो आपने स्क्रीन में ज़रूर देखा होगा कि हर काव्यांश के साइड में मैंने संक्षेप में व्याख्या का वर्णन भी कर दिया है, तो आप वहाँ से भी नोट करके पढ़ सकते हैं और इस कविता को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इस कविता के अंत में ये बताना चाहूँगी कि इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। और इस कविता को सहाय जी ने यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए, है ना। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। यहाँ तो कवि ने सिर्फ एक टेलीविज़न के माध्यम से ये चीज़ बताया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इस चीज़ को टेलीविज़न के रूप में जोड़ के देखें। ये हर व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो किसी के दुख दर्द को बेचना चाहता है। ठीक, तो ये हो गई आपकी व्याख्या। अब चलते हैं हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की ओर। मैंने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं। मैं आपको थोड़ा इस प्रश्न को समझाऊंगी, आप ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग पर टिप्पणी कीजिए। तो कैमरे में बंद अपाहिज ये शीर्षक है, तो इस कविता में बोल रहे हैं कि व्यंग पर टिप्पणी कीजिए। तो आप लोगों ने तो व्याख्या का अध्ययन कर ही लिया है, उसे समझ ही गए होंगे कि कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है, इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि इस कविता में कवि ने मीडिया की ताकत के बारे में बताया है ना। जैसे हमने पहले काव्यांश से पढ़ा कि हम समर्थ और शक्तिवान, कि हम सक्षम और शक्तिवान हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस कविता में कवि ने मीडिया की ताकत के बारे में बताया है और मीडिया अपने कार्यक्रम के प्रचार और उसको लोकप्रिय बनाने के लिए किसी की दया भाव करुणा को भी बेच सकता है ना। और वह ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण समाज सेवा के नाम पर तो करता है, परंतु उसे इस कार्य में किसी से सहानुभूति नहीं होती और ना उसके मान सम्मान की चिंता होती है। उसका काम क्या रहता है, वह सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहता है और कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए वह एक विकलांग व्यक्ति या फिर कोई असहाय व्यक्ति से उटपटांग प्रश्न पूछता है और पीड़ित की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को क्या संवेदनहीन कहा जा सकता है? तर्क के आधार पर अपने मत की पुष्टि कीजिए, है ना, कि संवेदनहीन कहा जा सकता है। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि इस कविता को संवेदनहीन नहीं कहा जा सकता। कैसे? क्योंकि यह कविता तो पाठकों के मन में और मीडिया कर्मियों के मन में संवेदना जगाना चाहती है कि वे संवेदनहीन न बने। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, है ना, कि संवेदनहीन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो तो कविता है वो पढ़ने वाले के मन में और मीडिया कर्मियों के मन में संवेदना जगाना चाहती है कि वे संवेदनहीन होने न बने। मीडिया कर्मियों का कथित कर्म संवेदनहीन है, कविता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मीडिया कर्मियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में शारीरिक चुनौती झेलते अन्यथा सक्षम लोगों के प्रति कवि के रवैये पर इस टिप्पणी कीजिए, है ना। जो शारीरिक चुनौती झेल रहे हैं उनके ऊपर बोल रहे हैं। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे कि कवि शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त किंतु वैसे सक्षम लोगों के प्रति सम्मान का भाव रखता है। कवि दिखाना चाहता है कि मीडिया वाले कैसे अपंग लोगों की अपंगता का मजाक उड़ाते हैं, यह अनुचित है। तो कविता में तो हमने पढ़ा ही है कि किस तरह से जो मीडिया कर्मी होते हैं वे अपंग लोगों की, विकलांग लोगों की विकलांगता का मजाक उड़ाते हैं, उसकी भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पर्दे पर दिखाना चाहते हैं, है ना।
और वो सिर्फ और सिर्फ अब ये क्या कर रहे हैं, अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या है, अनुचित है, ये सही नहीं है कि तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी असहाय और लाचार और जो शारीरिक रूप से अक्षम है उस व्यक्ति का आप अपमान करो, है ना, बल्कि उसके प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके आगे क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के व्यापारियों पर तीखा व्यंग है ना, कि जिन लोग किसी की दया भावना को बेचते हैं उस पे व्यंग किया है कवि ने यहाँ पे। मीडिया कर्मी अपने चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए जानबूझकर लोगों के जख्म को कुरेदते हैं, बार बार उन्हें पूछते हैं उनके जख्म के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में। वे अपाहिजों की मजबूरी को, उसकी दीनता और दुख को जानबूझकर उभारते हैं ताकि लोग उन्हें देखने के लिए चैनल से चिपके रहें। जैसे मैंने वाक्य में बताया था कि इन लोग ऐसा चैनल में अपना खबर ऐसा पेश करते हैं कि हम लोग भी उनके खबर में ऐसा लीन हो जाते हैं कि वहाँ से हमको उठने का ही मन नहीं करता। कहने का मतलब अपनी जगह में ही हम चिपक जाते हैं, है ना। सेम वैसा ही वास्तव में किसी अपाहिज के भूले हुए दर्द से अपना धंधा चलाना अत्यंत घिनौना और क्रूर कर्म है। ये सही है, यहाँ पे कवि ने सही बात कही है कि किसी अपाहिज के भूले हुए दर्द से, क्योंकि वो तो शुरू से अपाहिज ही है, वो अपनी स्थिति को वैसा ही जी रहा है, लेकिन हम उसके विकलांगता को, उसके अपाहिजता को उसे बार बार प्रश्न पूछकर, वो भी सबके सामने, है ना, टेलीविजन के माध्यम से उसके दर्द को हम उभार रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपना कार्यक्रम चलाना है, हमारा जो व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाना है। तो ये क्या है, मतलब किसी दूसरे को दुख को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, किसी के दुख को कुरेदना, बार बार उसे और दुखित करना, वो भी ऐसा नहीं कि उसके अकेले में, उसे हम पूरी दुनिया के सामने दिखला रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा व्यवसाय चलाने के लिए, है ना। तो ये जो है वो अत्यंत घिनौना और क्रूर कर्म है। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। यहाँ अंतिम काव्यांश में ये वाक्य कहा गया है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है ना। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे कि पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति दूरदर्शन वालों के व्यावसायिक नजरिए को रखा है। क्यों? क्योंकि किसी भी कार्यक्रम के प्रसारण में मिनट के हिसाब से और लोकप्रियता की संभावना के आधार पर कीमत रहती है। आप तो टेलीविज़न में हर कार्यक्रम देखते ही होंगे। हर कार्यक्रम कोई 30 मिनट का रहता है तो कोई से अधिक रहता है, उसकी एक समय सीमा निर्धारित होती है और उतने समय में ही उसे अपना जो कार्यक्रम रहता है उसे लोकप्रिय बनाने का रहता है ना। तो यही चीज़ को इसमें बताया गया है। दूरदर्शन वालों को किसी के दुख दर्द, हित अहित, प्रसिद्धि बदनामी आदि से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें तो सिर्फ कार्यक्रम की रोचकता, लोकप्रियता और उसे बनाने में लगाए धन से लाभ की वसूली होने से मतलब होता है। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम टीवी पे दिखाया जाता है तो उसमें लोग अपना खुद का धन लगाते हैं और उसी धन से, ताकि उनका कार्यक्रम जितना ज़्यादा चले तो लोकप्रिय हो तो उनका जो कार्यक्रम की वसूली हो जाती है ना। तो अतः वे ऐसा कार्य करके अपने कार्यक्रम को प्रसिद्धि दिलाना चाहते हैं। ये हो गया आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों को एक बार व्याख्या अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल टीच इन हिंदी को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने क्लासमेट को भी शेयर करें। धन्यवाद।